चैप्टर 489 हेल्ड अप सजेशन। एक और राउंड बातचीत के बाद डेरिक ने अचानक पूछा, आदरणीय मिस्टर फूल, जब हम आपको धन्यवाद देना चाहें तो कौन सा हाथ का इशारा इस्तेमाल करना चाहिए? क्लेन कुछ पल के लिए हक्का बक्का रह गया। कभी उसने इस बारे में सोचा ही नहीं था। ना तो गॉडेस चर्च का सर्कल बनाने वाला इशारा, ना ही चर्च ऑफ स्टॉर्म्स का दाएं मुट्ठी छाती पर मारने वाला जेस्चर। फिर ऑड्री को एक आइडिया आया। उसकी आंखों में चमक थी। क्या हमें एक सीक्रेट जेस्चर डिजाइन नहीं करना चाहिए जिससे हमारी पहचान हो? अभी तो क्लब में मेंबर्स कम हैं, लेकिन आगे चलकर यही पहचान गलतफहमी या फालतू की दुश्मनी से बचाने में मदद करेगी। क्लेन अपनी पुरानी लाइफ के सीक्रेट जेस्चर को याद करता है, लेकिन बोले उससे पहले ही एल्जर बोल उठता है। नहीं मिस जस्टिस, एल्जर बोला, बाकी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस के मुकाबले हमारी क्लब में सबसे बड़ी बात है कि मेंबर एक दूसरे को पहचानते नहीं। अगर कोई मेंबर पकड़ा भी जाए तो भी दूसरों तक बात नहीं पहुंचेगी। उल्टा सीक्रेट सिग्नल्स और पासकोड्स के चालू होते ही अगर कभी कोई गद्दार या दुश्मन हुआ तो सब ढूंढ निकाले जाएंगे। हमें इतना बेसब्र नहीं होना चाहिए कि दुनिया को टैरो क्लब के मेंबर होने का सबूत देते फिरें। ऑड्री को उसका जवाब सुनकर एक पल के लिए झटका लगा, लेकिन एल्जर की बात सही भी थी। एल्जर ने आगे कहा, सबसे अच्छा ये रहेगा कि हर मीटिंग मंडे को पर ही डिस्कस करके अगर जरूरत हो तो एक टेम्परेरी जेस्चर बना लिया जाए जो काम पूरा होने के बाद तुरंत छोड़ दिया जाए। और अगर कुछ संदेह हो या आपस में बात न हो तो मिस्टर फूल से प्रार्थना करके पुष्टि कर लें। डेरिक ने अकस्मात समझदारी से कहा, माफ कीजिए, मैंने मूर्खता भरा सवाल पूछा था। मिस्टर फूल ने कभी कोई जेस्चर इसलिए नहीं बताया क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं हम अपना राज न खोल दें। उसने फूल की तरफ देखते हुए श्रद्धा से बोला, आपकी इच्छा ही हमारी राहें निर्धारित करती है। क्लेन मन ही मन मुस्कराया, सही बात है। और फिर सबकी ओर देखकर बोला, आज की मीटिंग यहीं समाप्त करते हैं, आपकी आज्ञा से। सब मून को छोड़कर एक साथ खड़े हो गए। एमलिन, मून, चौंका, जल्दी उठकर बाकी सबका बो करने लगा। अचानक उसकी आंखों के सामने गहरा लाल रंग छा जाता है। उसे महसूस होता है कि उसका शरीर थोड़ा नीचे गिर रहा है। जल्द ही उसकी नजरें वापस सही होती हैं और वह अपने कमरे में मौजूद गुड़िया देखता है, प्यूआ। आखिरकार एमलिन पूरी तरह शांत हुआ, अपनी पहली टैरो गैदरिंग को याद करता है। बाकियों में फूल के अलावा कोई ज्यादा ताकतवर नहीं दिखा। क्या वे भी मेरी तरह चुने गए हैं? एंसेस्टर मेरा बैकअप है, तो उनका कौन है? उसे लगता है द सन कोई डेमी गॉड होगा जो एक एंजल का पीछा करके बचा, लेकिन वह तो सीक्वेंस आर्ट है बस। उसके अनुभव भी अजीब है। मिस जस्टिस देख के लगती है कोई रिच बैंकर या नोबल फैमिली से हैं। मिस मैजिशियन बहुत शांत है, जरूर लॉफ्टी सैंग्विन की फैन है। हैंग्ड मैन एक जानकार, सजग और मददगार आदमी है। सन और वर्ल्ड दोनों उससे सलाह लेते हैं। वर्ल्ड तो अखरने वाला है, उसकी आवाज में हमेशा गला साफ ना कर पाने वाली खराश है। वैसे छुपे होंठ वाला है, लेकिन प्योर सीक्वेंस 6 की किताबें दिखाना और 2 महीनों में साइकियाट्रिस्ट कैरेक्टरिस्टिक देने का वादा। इम्प्रेसिव। इन सब सोचों के बीच एमलिन को लगने लगा टैरो क्लब सिंपल नहीं, बल्कि भीतर से बहुत जटिल है। मिस्टर फूल ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करते, बस रोजेल की डायरी में ज्यादा रुचि दिखाते हैं, लेकिन अपने क्लब के लिए मिरेकल्स जैसा सुविधा देते हैं। ये सोचकर मून यानी EMLYN को गर्व हुआ। अपने कमरे को देख एमलिन सोचता है, 4000 से 5000 पाउंड का रेलिक, जल्दी से बैरन बनने का मौका वाकई मुश्किल फैसला है। उसी समय हर कोने में अंधेरा महसूस होता है, मानो भारी कर्ज सर पर हो। पतझड़ की धुंधली रोशनी में
दूसरी ओर क्लेन एंजॉय कर रहा था। बैच लेकर सोचा, बाबर वैली जाना रिस्की है, डिवाइनेशन फेल हो जाती है। क्लेन डिसाइड करता है गैदरिंग अटेंड नहीं करेगा, पर नजर तो रखेगा। अगले सुबह क्लेन पूरी तैयारी के साथ टिकट लेने निकलता है। 100 पाउंड की कैश पेमेंट, रिवॉल्वर, ग्लोव, केन और दिल में मजबूत इरादे। चैप्टर 490 वार्निंग ऑफ अ फॉर्मर सेलर। प्रिट्स हार्बर की टिकट कंपनी का हॉल बहुत बड़ा था। 7 टिकट विंडो और हर एक पर 12 लोगों की छोटी छोटी कतारें। क्लेन एकदम भीड़ से बचने के लिए सबसे कम लाइन में नहीं गया, बल्कि सीधे एक बड़े ब्राउन नोटिस बोर्ड के पास पहुंचा जहां हालिया जहाजों की डेस्टिनेशन, रास्ते और केबिन की कीमतें चिट लगी थी। तभी एक कर्मचारी आया और एक लाइन के सेकंड क्लास के टिकट पर लाल सर्कल बना दिया, सोल्ड आउट। क्लेन ने मन में सोचा, इन्हें कितना क्रेज है। बगल में खड़े, समंदर की हवाओं में तपे चेहरे और कान से काले हाथों वाले, पुलिस जैसी ड्रेस में एक बूढ़ा खुद को गार्ड बताते हुए बोला, ये किंगडम का सबसे बड़ा पोर्ट है। लोग यहाँ से साउथ कॉन्टिनेंट या कॉलोनियल आइलैंड्स जाते हैं। मैं 15 साल नेवी में रहा, ओक आइलैंड बेस पर। सेहत बिगड़ जाती तो खाड़ी में 10 साल और काम करता। अब परिवार निभाना है, बीवी और 4 बच्चे, रिटायरमेंट और मेहनत। उसके अनुभव की बातें बिखर रही थी। क्लेन ने उसे कैन वुल्फ फिश के बारे में पूछा, तो गार्ड ने नाक सिकोड़ते हुए बोला, समंदर वाले इलाकों में पॉपुलर है, बेहद खराब महक। एक बारबेरियन ने भीड़ में कैन खोल दिया। 10 सेकंड में हॉल खाली। उसने टिकट तो ले लिया, पर टिकट बेचने वाली भी भाग गई। और तब से नया रूल बना, कैन वुल्फ फिश खोली तो बाहर। गार्ड ने समंदर के पायरेट्स की कहानी भी सुनाई, कैसे उनको अपनी बूटी में वुल्फ फिश मिली। सारे पायरेट्स बेहोश, उल्टी, और क्रू जीत गया बाउंटी। इसके बाद क्लेन ने अगले दिनों के जहाज जांचे, सेंट हवरे, व्हाइट एगेट, दोनों स्टीम पावर्ड, चर्च ऑफ स्टॉर्म्स से जुड़े। गार्ड बोला, व्हाइट एगेट सबसे बेहतर है। कप्तान एक एक्सपीरियंस्ड नेवी बोट्सवेन था, अब कैप्टन है। फर्स्ट क्लास की सीट में लग्जरी, सर्वेंट्स, शेफ मिलता है, लेकिन भाई, ये सब पैसे वालों का खेल है। क्लेन मन ही मन मुस्कुराया, असली समस्या पैसे की थी। क्लेन ने पूछा, मैरीटाइम एडवेंचरर के नाते कोई सलाह? गार्ड सीधा बोल पड़ा, 3 बातें, कभी पायरेट्स को प्रोवोक न करना, आइलैंड गर्ल्स के भकावे में न आना, क्योंकि कई तो पायरेट्स होती हैं या आपको फंसाना चाहती हैं, ताकि आप उन्हें सभ्य दुनिया ले जाएं। समंदर वाले लोग ज्यादा दयालु नहीं हो सकते, कई बार मोरालिटी गिर जाती है। भीड़ के बीच क्लेन ने अपनी स्पिरिट सेंस से एक और एडवेंचरर सरीखा शख्स देखा, कड़क चेहरे वाला, पेल ब्लू आंखों के साथ। दोनों की निगाहें मिली और फौरन हट गईं। गार्ड एडवाइस देने के बाद, ट्रेशर्स एट सी के सारे लेजेंड्स फर्जी हैं, चिल्लाकर बोला। अंत में क्लेन ने व्हाइट एगेट का सेकंड क्लास टिकट खरीदा, होटल लौटकर फ्राइड फिश के साथ नए सफर की तैयारी की। रात को ग्रे फॉग में पहुंचकर लेनविस के बैच को हाथ में लेकर डिवाइनेशन की कोशिश करता है। सपना सा ग्रे, धुंधला संसार खुलता है। बहती टसक रिवर, चौड़ा घाटी, दर्जन भर लोग, हर एक पर हल्का सा रोशनी का पर्दा, कोई कोई लगभग गायब हो रहा। एक चेहरा पहचाना सा, लियोनार्ड मिचेल। क्लेन कुछ पल को सोचे में पड़ गया, क्या वाकई लियोनार्ड है या किसी फेसलेस का डिस्गाइज? यही चैप्टर यहीं खुली हवा में खड़ा रह जाता है। क्लेन की कशमकश, गांव के जिंदगी के रंग, समंदर के जोखिम और महागाथा के जिंदा किरदार जो रोज नई चुनौतियों में उलझे हैं। चैप्टर 491 द शर्लॉक मोरियर्टी इन द इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। क्लेन एक ब्लर्ड ड्रीम वर्ल्ड में था जहां टुसॉक नदी के किनारों पर लोग अलग अलग स्पॉट्स पर चमकीली रोशनी में छिपे हुए थे। उनमें से एक चेहरा उसे काफी फैमिलियर लगा, लियोनार्ड मिचेल।
क्लेन ने अपने इंट्यूशन से कंफर्म किया कि वह वही बंदा था, उसके टीममेट टिंगन नाइटहॉक्स का एक हिस्सा। पर मन में सवाल था कि लियोनार्ड चर्च ऑफ द गॉडेस द्वारा भेजा गया एक इन्वेस्टिगेटर था या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने सीक्रेट रिवेंज के लिए रिस्क्स उठा रहा है। शक तो था, लेकिन कोई सॉलिड एविडेंस नहीं। क्लेन ने अपनी क्रिम्सन मून की मार्क बनाकर लियोनार्ड की सेफ्टी के लिए प्रार्थना की। फिर वहीं से उसकी अटेंशन बैकलिन की एक सीक्रेट बेसमेंट रूम में चली गई जहां इकांसर बर्नर्ड बैठा था। उसके सामने मशीनरी हाइव माइंड के डीकॉन्स और कैप्टन्स बैठे थे, जिनको आर्चबिशप होरामिक हेदन ने एक इन्वेस्टिगेशन की मीटिंग में बुलाया था। इकांसेर ने बताया कि उनकी टीम ने शर्लॉक मोरियर्टी की जांच की, पाया कि मोरियर्टी इनोसेंट है। उसके और डेड तालिम डुमोंट के बीच फ्रेंडशिप थी और वे इनडायरेक्ट तौर पर प्रिंस एडेसक के कुछ कामों को अंजाम दे रहा था। मोरियर्टी ने रेड रोज मैनर के खतरे को भांपा, लेकिन उसके इन्वेस्टिगेशन में कई डिलेज थे क्योंकि वह रॉयल फैमिली की इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से कॉशियस था। मोरियर्टी ने चर्च को रिपोर्ट्स दी, लेकिन उसके पास ज्यादा कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं था। इकांसेर ने एडमिट किया कि मोरियर्टी के एक्सपेंसेस थोड़े फेक थे और मोरियर्टी मशीनरी हाइव माइंड के एक इन्फॉर्मेंट था, पर उसके काम की एफिशिएंसी ने इसकी भरपाई की। मीटिंग में यह भी पता चला कि मोरियर्टी ने अंडरग्राउंड रूइन से हाउ ही एस्केप्ड, यह अभी अननोन है। उसने कहा कुछ मैजिकल आर्टिफैक्ट्स 2 से 111 अप्रोडेस ने विटनेस किया था जो मोरियर्टी को बचाने में मददगार था। आर्चबिशप ने कहा कि मोरियर्टी ने टाइमली रिचुअल को स्टॉप किया, वरना बैकलिन के लोग मर चुके होते। मोरियर्टी फेथ दिखाता है और दोस्ताना एटीट्यूड रखता है, इसलिए उसकी छोटी गलतियों को नजरअंदाज किया जाएगा। चर्च ने एक सेंट को असाइन किया जो कॉम्प्लिकेटेड डाइवाइनेशंस में सक्षम है, मोरियर्टी की वेयरअबाउट्स और मिस्ट्रीज को समझने में मदद करेगा। मोरियर्टी के 2 अननोन्स थे, कब उसने अज़ेक एगर्स को जाना और दोनों के बीच संपर्क कब हुआ। आर्चबिशप ने स्ट्रिक्टली कहा कि ट्रिजी चीक को ढूंढे जाने में कोई कसर न छोड़ी जाए और असुरक्षित रूप से कैप्चरिंग ऑफ डेमोनिस ऑफ डिस्पेयर जैसी घटनाओं की जांच जारी रखे। इकांसेर ने सिल्वर मिरर अरोड से सवाल किया, मोरियर्टी ने अज़ेक एगर्स को कब जाना, और मिरर ने एक बारीक दृश्य प्रस्तुत किया जहां मोरियर्टी एक रॉटिंग रैट को देख रहा था। अगले दिन क्लेन ग्रे स्कार्फ ओढ़े रोज वॉर्फ पहुंचा, जहां व्हाइट एगेट डॉक पर खड़ा था। यह जहाज अपनी मौत भभकाती भव्यता के साथ विशाल था, जिसकी ताकत उसमें लगी 12 तोपों से दिखती थी। कैप्टन एलन काग, जो पहले रॉयल नेवी में बोट्सवेन थे, अब इस जहाज को सुरक्षित तरीके से चला रहे थे। उनकी टीम में चुने हुए नौसैनिक खड़े थे, कई ने खुले तौर पर अपना हथियार दिखाया था। क्लेन ने जहाज पर चढ़ते हुए जिटजेल्फ मेंटली तैयार किया। अपनी यात्रा की शुरुआत ने नई उम्मीदें और नए खतरे दोनों लिए। चैप्टर 492 एडवेंचरर। जब क्लेन ने शिप के डेक पर कदम रखा, तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी जो भीड़ के बीच से उसकी तरफ आ रहा था। क्लेन ने अपनी आंख से उस आदमी को देखा। वो 30s में लग रहा था, ब्लैक हाफ टॉप हैट पहना हुआ और ब्लैक विंड ब्रेकर में था। उसका चेहरा वेदर्ड था, बुरिश पर बहुत मास्क्यूलिन। उसकी लाइट ब्लू आंखों में स्माइल नहीं थी, जैसे उसने जिंदगी में बहुत कुछ देखा हो। क्लेन को वो आदमी थोड़ा फेमिलियर लगा। टिकट ऑफिस पा भी उसको देख चुका था। वो भी एक एडवेंचरर लगता था। ठंडी समुद्री हवा में जनवरी के महीने में विंड ब्रेकर पहना और काफी मजबूत भी लग रहा था। क्लेन ने अपनी वॉकिंग केन उठाते हुए मुस्कुरा कर कहा, गुड मॉर्निंग, फिर मिलते हैं। जैसे किसी पुराने दोस्त से मिल रहा हो। वो आदमी क्लेव्स सरप्राइज नहीं हुआ। थोड़े रिजर्व तरीके से हेड नॉड किया और बोला, क्लेव्स एक्स एडवेंचरर। भाई, तुम भी एडवेंचर में हो क्या? क्लेन ने हेस्ट ह्यू रिप्लाई दिया, सोचा था तुम जानते हो, मैं गहरमान स्पैरो।
केन अपने लेफ्ट हाथ में नहीं दिया, क्योंकि हाथ मिलाने का इरादा नहीं था। क्लेव्स ने 2 सेकंड चुप रहते हुए कहा, एडवेंचरिंग अच्छा प्रोफेशन नहीं है। मैं अब बॉडीगार्ड हूँ। अपने एम्प्लॉयर की फैमिली के साथ रोस्टेड आर्किपेलागो के कैपिटल जा रहा हूँ। उसने डेक पार एक जगह पॉइंट किया। क्लेन ने देखा वहां दास के आसपास लोग मौजूद थे। एक एमओए और मिड-एज्ड आदमी जिसके चीक्स रड्डीदी और आईज एनर्जेटिक। सूट में पॉकेट वॉच की गोल्ड चेन और ज्वेल्ड कॉलर ब्रोच था। उसके बगल में एक औरत थी जिसका चेहरा वाइड ब्रिम्ड हट और नीली मसलिन से छुपा हुआ था। उनके सामने 2 बच्चे थे। छोटा लड़का टेलकोट में था जो 10 साल से कम था, और 15 to 16 साल की लड़की जिसके ब्राइट ब्राउन आंखें थी और फेस पर फ्रेकल्स बेड प्यारे लग रहे थे। उनके आसपास 3 सर्वेंट्स था, एक आदमी और 2 औरतें, जिसमें से एक सदर्न कॉन्टिनेंट की थी। 7 लॉग-ऑन की सिक्योरिटी के लिए एक आदमी और एक औरत बॉडीगार्ड्स था, सिंपल सेफ शर्ट, ब्लैक कोट और लेदर बूट्स में। उनके वेस्ट पर गन होल्स्टर्स के आउटलाइंस जो छुपे नहीं थे। वो आने जाने वालों को तेजी से देखते और शांत था। क्लेन ने पूछा, 3 सर्वेंट्स और 3 बॉडीगार्ड्स? बहुत लग्जूरियस सेटअप है। मतलब एम्प्लॉयर काफी अमीर होगा। क्लेव्स ने सिंपली हाँ कहा और बिना किसी और बोले वापस नए एम्प्लॉयर के पास चला गया। क्लेन सोच में पड़ा, क्लेव्स ने क्यों ऐसे स्पेशल तौर पर मिलने की कोशिश की? उसने अपने पास्ट के नॉवेल्स, मूवीज, टीवी ड्रामाज याद किए और समझा कि शायद वो यूज वॉर्न कर रहा है, तू अपना काम कर, मैं अपना, और हम एक दूसरे की प्रॉब्लम्स में ना पड़े। ये सीजन्ड एडवेंचरर्स और बाउंटी हंटर्स के बीच टैसिट अंडरस्टैंडिंग लगता है। क्लेन ने अपनी सूटकेस और केन के साथ अपने कैबिन में एंट्री की, जहां बेड, टेबल और कबर्ड था, लेकिन कोई चेयर नहीं। सबसे अच्छी बात थी कि कमरे में विंडोज थे जिनके थ्रू वॉर्फ का सनलाइट गोल्डन स्पॉट्स के साथ आता था। क्रू मेंबर ने बताया कि बाथरूम और वॉशरूम शेड है, हर 8 रूम्स के लिए एक। इमरजेंसी में वुडन टॉयलेट मिलेगा लेकिन क्लीनिंग के लिए 3 पेंस देना होगा। क्लेन ने रियलाइज किया कि व्हाइट एगेट के रेनोवेशन के बाद काफी पाइपलाइंस लगे हैं, बॉयलर्स चलते हैं और हॉट वाटर सप्लाई अच्छा है, वरना ये सफर काफी डिफिकल्ट होता। अपनी डेली यूज की चीजें क्लेन ने टेबल पर रखी। जब शिप चल पड़ा, क्लेन ने स्टीम विसल की लंबी आवाज सुनी, मशीनरी की पावर महसूस की। वो दूर समुंदर को देखते हुए अपने अंदर घुस गया। अपने आगे वाली चैलेंज, फेसलेस के रूप में कैसे एक्ट करें, के बारे में सोचने लगा। फेसिंग ट्रू क्रिएटर्स डेसेंट रिचुअल और एमआर का चैलेंज देखकर उसने एस्केप छोड़कर सैबोटेज करने का फैसला किया, जिसे पोर्शन स्लोली डाइजेस्ट हो रहा था। इस एक्सपीरियंस से उसने फेसलेस के एक्टिंग के लिए नए इंसाइट्स पाए। निम्बलराइट मास्टर रोस्को ने उससे प्रिंसिपल दिया, यू कैन डिस्गाइज योरसेल्फ एज एनीवन, बट यू आर अल्टीमेटली योरसेल्फ। शुरू में क्लेन सोचता था कि योरसेल्फ का मतलब असली आइडेंटिटी है, मगर अब समझ आया कि ये उसकी स्पिरिट या सच्ची आइडेंटिटी से जुदा है। अर्थ पे झू मिंगरुई ने कई सोशल मास्क पहने और सोशल पर्सोना बनाया था, इसका एक बड़ा हिस्सा असली नहीं था। जब मैं किसी और का रूप अपनाता हूँ, तो मैं उनकी आइडेंटिटी लेता हूँ। डिस्कवरी से बचने के लिए मुझे सोशल डिस्गाइज भी जरूरी है, जो मास्क लगाने के बराबर है। सब मास्क उतरने के बाद किस योरसेल्फ को फेसलेस देखता है। इस प्रिंसिपल के पीछे का डीपर मतलब यही हो सकता है। अगर मैं अपने इनर थॉट्स को सामना करता हूँ, डर को जिताता हूँ और सामाजिक कारणों से अलग होकर मुश्किल को चैलेंज करता हूँ, तो क्या मैं सच में अपना असली योरसेल्फ एक्ट कर रहा हूँ? इस सवाल को एक्सप्लोर करना बाकी है। क्लेन ने अपना बैठने का तरीका बदला ताकि ज्यादा कंफर्टेबल फील करे। अंडरग्राउंड रूइंस में इन जैंगवल बनकर एस्केप करने के बाद भी पोर्शन डाइजेस्ट नहीं हुआ।
मतलब सुपरफिशियल डिस्गाइज काफी नहीं। पोर्शन डाइजेशन के लिए डीपर डिस्गाइज चाहिए। सोशल लेवल पे असली पर्सन को रिप्लेस करना। जब उसके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स उसको लंबे समय तक ना पहचाने, तभी डिस्गाइज सक्सेसफुल होता है। क्लेन ने सोचा कि शायद वो इसलिए फेसलेस पोर्शन से हार्मनी महसूस करता है क्योंकि पहले वो खुद क्लेन मोरेटी का डिस्गाइज कर चुका है। फेसलेस के दो प्रिंसिपल्स है। पहला, कोई भी बन सकते हो। दूसरा, ऐसा डिस्गाइज हो जो सबको फूल कर दे। लेकिन किसी को सोसाइटी में रिप्लेस करना मॉरली टफ डिसीजन है। क्या मुझे उन लोगों को ढूंढना होगा जो मर चुके हैं लेकिन उनके पुराने विशेस अधूरे हैं? ये सोचकर क्लेन ने अपना एक्टिंग अटेम्प्ट के लिए इनिशियल प्लान बनाया। सीक्वेंस बढ़ने पर एक्टिंग और मुश्किल होती है। क्लेन ने रिस्ट वॉच चेक किया। अभी लंच का टाइम नहीं हुआ। छोटी सी क्रैम्प्ड रूम में बोर होकर वो डेक पार चला गया, समुंदर की हवा और सीनरी का मजा लेते। सफर के पहले घंटे के एक्साइटमेंट के बाद डेक खाली था। वो शिप के किनारे चलता गया जहां बड़ा शैडो था। अगर टेस हवा नहीं होती तो सब परफेक्ट होता। डॉग्स की टॉप हैट को बढ़ने से रोकता हुआ क्लेन ने शांत कैबिन को देखा। अंदर से म्यूजिक की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक उसने एक्स एडवेंचरर क्लेव्स को देखा जो कॉर्नर पे अपनी चीजें संभल रहा था। पास में ट्राइडेंट, डैगर और शॉर्ट नाइफ थी। क्लेव्स ने नजर उठाई और मच्योर अंदाज में बोला, हम सारे पुराने दोस्त हैं, चीजें बरकरार रखना पड़ता है। उसने बताया कि कैबिन में बच्चे भी हैं। क्लेन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, समझ गया। क्लेव्स ने कैजुअली पूछा, तुम्हारे पास ये चीजें नहीं है? क्लेन बोला, मैं ऐसे वेपन्स यूज करता हूँ जो मॉडर्न है और मेंटेनेंस करता हूँ। क्लेव्स ने अपना डैगर धूप में देखा और खुद से बोला, सी पे गन्स काफी नहीं होते। पायरेट्स शिप बोर्ड करेंगे तो बुलेट्स खत्म होने के बाद रीलोड का मौका कम ही मिलेगा। ये पुराने वेपन्स भी अभी भी काम करते हैं। प्रोफेशनल एडवेंचरर जैसा क्लेव्स था। क्लेन थोड़ा मजाक में बोला, अगर सच में पायरेट्स अटैक करें तो मेन फाइट करने से ज्यादा छुप बैठना पसंद करूंगा। क्लेव्स ने उससे 3 सेकंड तक देखा, फिर चुप हो गया। अपनी चीजें पैक करते होल तुमने समुंदर के नियम समझ लिए हैं। ग्राउंड रूल्स क्लियर है। अर्थ वाले बाउंटी हंटर्स शिप पर बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाते। क्लेन ने स्माइल किया, थैंक्स ब्रदर। क्लेव्स अपने कमरे को गया और क्लेन ने अपने शांत दमक के साथ समुंदर की साइड देखी। समुंदर की लहरन ऊपर नीचे हो रही थी और फ्लाइंग फिशेस पानी से उछल के हवा में उड़ रहे थे। फिशेस जो फ्लाइट और स्विमिंग दोनों कर सकती है। फिशरमैन उन्हें लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स की फैमिली मानते हैं, इस वजह से वो गियर में फंसने पर छोड़ दिए जाते हैं। क्लेन आराम से सी सरफेस और फिशेस को देखकर सोचता रहा, कितना अच्छा मांस होगा इनका। चैप्टर 493 हंटिंग। एकांसर बर्नार्ड एक बार फिर से सिल्वर मिरर अरोड्स के सामने खड़ा था ताकि शर्लॉक मोरियर्टी की अंडरग्राउंड रूइन से एस्केप की सच्चाई जान सके। मिरर ने जल्द हाई मोरियर्टी को वॉल के अगेंस्ट लीनिंग दिखाया, जिसका हाथ गुथामुथ था। मोरियर्टी के एग्जैजरेटेड स्माइल के बाद वो गुण निकलकर भाग गया। ये सीन सबके लिए एक अजीब मिक्स ऑफ सैडनेस और एक्साइटमेंट लाई, क्योंकि मोरियर्टी ने पूरे सैंक्चुअरी में अपनी रिवॉल्वर चलाकर ऑल्टर पे आया। बुलेट्स डिसइंटीग्रेट हो गई, जो सबको चिंतित करने वाली बात थी। मोरियर्टी ने एक ब्रास की फेंकी जो करप्शन की वजह से ऑल्टर को अनस्टेबल कर रही थी। इसके साथ एक बड़ा हवा का ब्लास्ट हुआ और MR गिर पड़ा। मोरियर्टी हाल के साथ भाग गया। इमेज बादल कर टसक रिवर का दिखावा हुआ, जहां मोरियर्टी और MR अब पानी में तैर रहे थे। स्काई में धुंध या बादल नहीं था। अचानक ट्रांसपेरेंट होकर गायब हो गया। सिर्फ मोरियर्टी समझा नहीं पाया।
इकांसर ने कंसर्न दिखाया कि चर्च ऑफ एवनाइट की रीइंफोर्समेंट्स शायद हाजिर हो रही है। मोरियर्टी की लेटर में सीक्रेसी थी। शायद वो अपना राज बेचना चाहता था या अपना यादाश्त खो चुका था। उसके अंडरग्राउंड एस्केप के क्लूज भी डिसअपियर हो गए थे। इकांसर के मन में एक डार्क फीलिंग आई। उसने देखा कि स्टेडियम के सरफेस पर ब्लडी वर्ड्स बेन, who was the person you gave your all to while trying your best to win the favor of, only to end up being abandoned? ये सवाल इकांसर के दिल को चिल्ता था। उसका रैंक शटरटा और एफआईआर रेड हो गया। वो जवाब डीन से दार रहा था, जैसे अपनी रेप्यूटेशन का खो देना चाह रहा हो। जैसे ही उसने आई चूज पनिशमेंट कहा, एक लाइटनिंग उसके सर पर गिरी जो पहले से ज्यादा डार्क ग्रीन शेड में थी। उसका बाल हिलने लगे, जैसे कोई हैल्यूसिनेशन से ट्वीक कर रहा हो। आर्चबिशप हॉरमिक ने आ भर कर कहा, ये ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट है। इकांसर ने पूछा, वो ब्रास की जहां मोरियर्टी ने रिचुअल तोड़ने में इस्तेमाल किया, वो कहाँ से मिली? कौन 2 से 111 इंस्ट्रूमेंट चलेगा? सब लोग चुपा हुआ साइलेंस मीदा। शिप होल्ड में पानी की छुपी सी आवाज थी। क्लेन जाग गया, धीरे से आंखें खोली। क्रिम्सन मून सीलिंग पर चमक रहा था। स्पिरिचुअल इंट्यूशन में किसी मीटिंग की खबर थी। वो जल्दी ग्लवोस पहना, कोट लावा, गोल्ड कॉइन फ्लिक करके डिवाइनेशन की, लेकिन कोई सिग्नल नहीं आया। रिवॉल्वर अपने पॉकेट में डाल के वो अपर डेक की तरफ बढ़ा। वहां लाउड नॉइज था, खून की हल्के सेंट के साथ। मूनलाइट ने उसको एक्स एडवेंचरर क्लेव्स को दिखाया जो कॉर्नर पर कुछ सेटअप कर रहा था। क्लेव्स के आसपास 3 लोग छुप कर खड़े थे, जिसमें एक फीमेल बॉडीगार्ड थी और 2 बच्चे, 14 to 15 साल की लड़की डोन्ना और 10 साल का लड़का डेंटन। दोनों नाइट गाउन्स और कोट्स में माइलजूल कपड़ों में थे। ठंडे हवा में ठहर के ताओ एनर्जी के साथ क्लेव्स को देख रहे थे। क्लेन ने मजाक में सोचा, खेल रहे हैं हाइड एंड सीक। जब क्लेन छुपकर चलने लगे तो उन्होंने वो फुटस्टेप्स ज्यादा बुलंद कर दी। क्लेव्स ने गुस्से के बिना पूछा, क्या हुआ, दोस्त? क्लेन ने अपने ठंडे आकर के साथ कहा, प्राइवेट जॉब, एक्सीडेंटली शुरू हुआ हंट। क्लेव्स ने बताया कि एक मरलॉक जो बियॉन्ड अ क्रीचर होता है, उसका शिकार वो कर रहे हैं। बहुत मुश्किल मॉन्स्टर है, जिसके लिए 5 to 6 लॉग और स्पीयर्स चाहिए। क्लेन ने पूछा, आर यू श्योर? क्लेव्स ने ग्रीन म्यूकस जैसा स्टेन शिप के किनारे दिखाया, जिसे पता चला कि मरलॉक 1 या 2 घंटे पहले अटैक करने की कोशिश कर चुका था। क्लेन ने क्वेश्चन किया, क्यों मरलॉक अलोन? ग्रुप में क्यों नहीं? क्लेव्स ने बताया कि ग्रुप में तो शिप के हल को तोड़कर सबको डूबा देती है, और ये एरिया चर्च ऑफ स्टॉर्म्स ने साफ किया हुआ है। मरलॉक सीक्वेंस 9 प्लेयर के लिए इंग्रेडिएंट्स है। क्लेन ने रिवॉल्वर स्ट्रोक किया, पूछा, कॉन्फिडेंट हो? क्लेव्स ने पिग ऑर्गन जिसमें ब्लड था दिखाया और समझाया कि मरलॉक्स को ये फूड पसंद है और पेपर ग्रैन्यूल्स यूज करने पर ये अपने बैलेंस खो देते हैं। मिंट क्रीम जो ह्यूमंस के लिए स्वीटनर है, उनके लिए लीथल टॉक्सिन है। क्लेव्स ने राइफल्स की बात भी की और पैसा खर्च किया। अगर शिकार सक्सेसफुल हुआ तो बहुत पैसा मिलेगा। एक्सपीरियंस और नॉलेज को देखकर क्लेन ने मरलॉक्स के अटैक से बचाव की तैयारी समझी। डोन्ना और डेंटन शैडो में बैठे शोर से सब सुन रहे थे। क्लेन ने खुद भी अपनी नॉलेज बढ़ाने की सोची और क्लेव्स को डिस्टर्ब नहीं करने का ख्याल रखा। क्लेव्स ने एडवाइस दी कि अगर क्लेन हंट में हिस्सा ले तो बच्चों का ख्याल रखे। क्लेन ने मुस्कुरा के हाँ कहा। चैप्टर 494, अ बाइट ऑफ मरलॉक। सूरज ढलते हुए लाल चांद आसमां में चमक रहा था जब क्लेन ने डोना और डेंटन के पास जाकर उनके साथ बैठने का फैसला किया। क्लेव्स की फीमेल कॉमरेड ससील राइफल लेकर दूर चली गई, ताकि पिग के पेपर्ड ऑर्गन से जब तक मरलॉक को अट्रैक्ट कर सके।
डोना थोड़ी नर्वस लग रही थी, पर क्यूरियस भी थी। क्लेन ने अपना लेफ्ट फिंगर से उन्हें चुप रहने का इशारा किया। उसने सोचा कि रोजेल के एफर्ट से नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट में ये डोंट टॉक जेस्चर कॉमन हो गया है और ये मिसअंडरस्टैंडिंग से बचता है। डोना और डेंटन चुपचाप बैठे रहे और वॉच करते रहे जैब क्लेव्स अपने वेपन्स के साथ बैटल की तैयारी कर रहा था। क्लेव्स ने ट्राइडेंट, डैगर, शॉर्ट नाइफ और राइफल लिए और बेट को पानी में डाला। वो धीरे धीरे शैडो में चला गया। शिप का डेक पूरी तरह से खामोश था, सिर्फ स्टीम इंजन के आवाज और पानी की मेकिंग की आवाज सुनाई दे रही थी। डोना और डेंटन थोड़े देर बाद अपनी बैक प्लैंक के अगेंस्ट बैठ गए, अपने पैरों की झिझक दूर करने के लिए। फिर पानी में कोई मूवमेंट हुआ और एक जायंट क्रीचर, जो कि डार्क ग्रीन स्केल्स से कवर्ड था, पानी से ऊपर चढ़ा। ये मर्लॉक था, एक 9 मीटर से बड़ा, जिसके चीक्स पे गिल्स दी और उसके लिम्स फिश जैसे वेब्ड द। उसकी आंखें राउंड और ब्राइट थी, पर बहुत लो इंटेलेक्ट से भरा हुआ था। डोना और डेंटन ने अपनी माउथ कवर की, छुप रहने के लिए। देखकर क्लेन मुस्कुराया कि ये रियल मॉन्स्टर है, ह्यूमन जैसे नहीं। क्लेव्स ने फर्स्ट बुलेट छोड़ा जो मर्लॉक के चेस्ट पर लैग कर स्केल्स तोड़ दी। मर्लॉक ने चाइल्ड लाइक क्राई किया और क्लेव्स पर अटैक कर दिया। सासील ने भी अपनी गोली चलाई। मर्लॉक ने पेपर ग्रैन्यूल्स खाने से थोड़ी देर के लिए अपनी शार्पनेस खो दी थी, जिस वजह से क्लेव्स और ससील ने रीलोड करने का मौका पाया। फिर उन्होंने एफआईआर से फायर किया। मर्लॉक थोड़ा कंट्रोल्ड हो गया पर फिर भी अटैक कर रहा था। क्लेव्स ने राइफल हटा दी और ट्राइडेंट उठाई, जो मर्लॉक के डैमेज्ड स्केल्स को एक्यूरेसी से पेनिट्रेट करता है। मर्लॉक ने थोड़ा वायलेंट अटैक किया और क्लेव्स को डेक पार गिरा दिया। मर्लॉक ने शिप के साइड की तरफ जंप की कोशिश की, पर अपने कमजोर शरीर की वजह से अंदर ही गिर गया। ससील ने फिर से गोली चलाकर मर्लॉक को रोकने की कोशिश की, पर वो अभी तक मूव कर रहा था। मर्लॉक को जब लगा कि वो बाक नहीं पाएगा, तो वो क्रॉल कर मरने की कोशिश कर रहा था। क्लेन ने माउस्केट लेकर गनशॉट की आवाज की तरफ देखा और देखा कि शिप के कैप्टन एलन काग सामने आ रहे हैं। एलन ने कहा कि वो एनश्योर करेंगे कोई एक्सीडेंट ना हो। उन्होंने क्लेव्स को एनकरेज किया कि वो शिप के स्पॉइल्स शेयर करे। एलन ने कहा कि अगले 2 दिन में वाटर और फूड रीसप्लाई होगी और मर्लॉक के कॉर्प्स की प्रिजर्वेशन का इंतजाम करना होगा। उसने मर्लॉक को 130 पाउंड्स में क्लेव्स और ससील को खरीदने का ऑप्शन दिया, जो दोनों ने एक्सेप्ट किया। मर्लॉक बियॉन्ड इंग्रेडिएंट मार्केट वैल्यू 150 to 200 पाउंड्स में है। ये थोड़ा सस्ता था, लेकिन शिप की सेफ्टी के लिए ये बेस्ट डील थी। क्लेन ने एलन के रिंकल्स और स्माइल नोटिस की। डोना और डेंटन एक्साइटेड होकर मर्लॉक के पास गए। डोना ने मर्लॉक के बॉडी को टच किया और दार गई। एलन ने मर्लॉक का एक हिस्सा कटा और डोना को दिया। डोना ने थोड़ा हेजिटेट करने के बाद टेस्ट किया, जो उसके लिए एक नई एक्सपीरियंस था। डोना ने खुशी से बोला, एन इनडिस्क्राइबेबल डेलिकेसी। और बाकी सब ने भी टेस्ट किया, जो थोड़ा कम क्वांटिटी था। क्लेव्स ने मर्लॉक के मीट के नए हिस्सा बताए, रिब्स बेल हिस्सा फ्राई करना, बेली रोस्ट करना, बाकी पार्ट्स अच्छे नहीं है। एलन ने कहा कि रात को अच्छे खाने और वाइन के साथ लेजेंड्स एक्सचेंज करेंगे। क्लेन ने सोचा कि ये सब हंट बादल कर एक डिनर पार्टी बन गया। उसने थोड़ा सलाइवा निगला। चैप्टर 495, लेजेंड ऑफ ट्रेजर। जैसे शिप का ग्रिल के नीचे एस्बेस्टॉस की एक्स्ट्रा लेयर थी ताकि कोल की स्पार्क्स हवा में उड़कर शिप को ना जलाए, वैसा ही एक फैट कुक था जो रोजेल के डिजाइन किया हुआ व्हाइट हैट और एप्रन पहना था। वो अपने फाइन ब्रश से एक सीक्रेट रेसिपी के स्पाइसेस लगा रहा था, बेसिल, फेनिल, सी सॉल्ट, पेपर, लेमन जूस, जो लॉन्ग व्हाइट फिश स्ट्रिप्स पर लगाता और दोनों साइड से इवनली कुक करता।
मरलॉक के बेली का मीट ऑयली और जूसी था, जैसे ड्रॉप्स गिर रहे हो, और कोल को तेज जला रहा था। उसकी स्मेल इतनी टेम्पटिंग थी कि क्लेन बार बार उसको स्निफ करता। उसके सामने एक राउंड टेबल था जिसमें गोल्डन रेड सोनिया ब्लड वाइन का एक यूनिक बॉटल रखा था। कैप्टन एलन काग ने बताया कि ये वाइन गोल्डन स्प्रिंग के शुगरवुड जूस से बनता है, मिलता जुलता हनी के साथ ब्लड का टेस्ट दे। ये मीठा और स्मूथ था, लेकिन लॉजिकली पीने वाले को जल्दी नशे में ले जाता। क्लेन ने कोल्ड एटीट्यूड में कहा, क्वालिफाइड एडवेंचरर शराब नहीं पीता। क्लेव्स ने हाँ में सर हिलाया, बस घर लौट कर पीते हैं। एलन डोना और डेंटन को देखकर हंस दिया, काम उम्र के बच्चों को शराब नहीं देना चाहिए। डोना ने तुरंत रिप्लाई दिया, मैं पहले पाई चुकी हूँ। इतनी आची थी कि बिना जाने पूरा आफ्टरनून सो गई। डेंटन ने एनवी करता कहा कि उसने 2 कप्स पिए थाई, पर एलन ने उनको सिर्फ आइस टी दी। डेंटन ने मरलॉक को बड़ा दरवाना फिश बताया जिसे वो डर नहीं समझता। डोना ने उसको एसेंस समझ लिया कहा। उसने पूछा कि क्या समुंदर में और मॉन्स्टर्स है? एलन ने बताया कि नॉर्मली ये रेयर है। चर्च ऑफ स्टॉर्म्स ने एरिया क्लियर किया है। एलन ने क्लेन को लेगेसी बताते यू बुली कर दिया कि अगर वो मॉन्स्टर्स कैप्चर कर पता तो खुद हंटिंग बोट चलाता। क्लेन सीक्रेटली खुश हुआ। क्लेव्स ने ब्लैक टीपी और बताया कि ये डेंजरस एरिया है जहां नागा जैसे फ्लेक्सिबल 6 आर्म्ड स्नेक ह्यूमैनॉइड क्रीचर्स है, ह्यूज ऑक्टोपस, मरमेड्स, जायंट लाइटनिंग ड्रैगन्स, हरिकेन बर्ड्स जैसी लेजेंड्स होती है, पर वो फिजिकली देखने वाला नहीं। कैप्टन एलन ने पायरेट्स के खतरे को भी बताया और कहने लगा कि रोस्टेड आर्किपेलागो के सदर्न साइड से शुरू होकर ईस्ट में डेंजरस पायरेट्स होते हैं, जिनमें 7 पायरेट एडमिरल्स और 4 किंग्स शामिल है। किंग नास्ट ने पायरेसी रूल्स बनाए जिसे ज्यादा वायलेंस कम हुआ। ब्लैक टुलीप के एडमिरल हेल लडवेल और ब्लड सेनोर डेंजरस है, उन्होंने मैनी गर्ल्स को सफर कराया। डोना ने एक्साइटमेंट में सी ट्रेजर्स का जिक्र किया। एलन ने बताया कि बहुत सी लेजेंड्स हैं जिनके बैमी लॉग सुनते हैं, पर ज्यादा टा मिथ्स हाई है। जेनेटिक्स में डेथ्स की, फाउंटेन ऑफ अनेजिंग, सालमन एम्पायर्स इनहेरिटेंस, ट्रांसवेस्ट शिप, लॉस्ट सिटी ऑफ न्यूइंस एंड संकन लॉरेल जैसी कई कहानियां फेमस है जिसमें बिलियन पाउंड्स की वैल्यू राखी जाती है। एलन ने अपनी लाइफ के एडवेंचर्स बताए, जिसमें ब्लैक एम्परर की शिप से टकराव और नास्ट का जिक्र था। डोना ने खुशी से एलन से पूछा कि क्या वो असली पायरेट्स किंग को मिला है। क्लेन ने खुद अपनी मरलॉक से लड़ाई याद करी जिसमें उसने और उसके पुराने दोस्त ने एक म्यूटेटेड सेलर को मारा। डोना ने गिननी की कि कितने लोग शिकार में थे, सिर्फ 3 लोग एक्टिव थे। एलन ने खुशी से कहा कि ऐसे कोइंसिडेंसेस होते ही हैं। क्लेव्स ने मरलॉक शिकार के मुश्किलों का जिक्र किया, जिसमें पेपर ग्रैन्यूल्स और मिंट क्रीम का उसे होता है जो मॉन्स्टर्स को वीक करते हैं। क्लेन समझा कि एक्सपीरियंस से हंटिंग सक्सेसफुल हुई। एलन ने सोनिया ब्लड वाइन के साथ टोस्ट किया, टू अ ब्यूटिफुल नाइट, मे द स्टॉर्म बी विथ अस। सबने खुशी से वाइन टी पाए और फ्राइड मरलॉक का स्वाद चखा। एलन ने पायरेट डेंजर बताया, जो आगे के वॉयज में सबको डरेगा, मगर नेविगेशन और नवल पेट्रोल से सेफ्टी होती है। मरलॉक मीट भी यूनिक होता है, जिसे हर किसी को पसंद नहीं। ऐसे रिच सफर के दौरान क्लेन ने तारीखों और कहानियों को सुनी, जिसने उसका मूड और क्यूरियोसिटी बढ़ा दी। बाकी के चैप्टर्स का भी एक्सप्लेनेशन जल्द हाई अपलोड कर दूंगा, बस थोड़ा वेट करना। और वीडियो या ऑडियो में कुछ भी चेंज या इम्प्रूवमेंट चाहिए हो तो प्लीज कमेंट में बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।